बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम ऑनलाइन लेक्चर के तीसरे लेक्चर का आगाज़ करेंगे और हम अपने पिछले लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं से आगे हम पढ़ेंगे। और अगर आप देखें तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सी हैं। आपने उनमें से 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है और सिमेट्री थी, इसके अलावा और भी दो तीन और थी। तो आज हम छठी जो प्रॉपर्टी है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोन एज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट का मतलब आपको ऑलरेडी नो है कि ये इसे आदत कहते हैं। आदत का मतलब क्या है कि जिस शेप में कोई क्रिस्टल ग्रो करती है। अब क्रिस्टल को बनाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जिस मर्जी तरीके से आप क्रिस्टल को बनाएं, तो अगर उसकी शेप हर दफ़ा बनाने के लिए जिस मर्जी तरीके से बनाएं या जितनी दफ़ा मर्जी बनाएं, अब हर दफ़ा अगर उसकी क्रिस्टल की शेप सेम बनती है तो हम कहेंगे कि ये हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल है, कि उसने अपनी आदत बना ली कि उसने हर दफ़ा अपनी शेप को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो इसका मतलब है कि शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट ग्रोज, जिसमें ये बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। अब मैंने आपको बताया कि सवाल, अभी मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि ये बनाते कैसे हैं, ग्रो कैसे करते हैं। तो ये वही यहाँ पे हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनती हैं। देखें 2 तरीके हैं। आपके पास अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जैसे आपने क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें आपने कहा था कि जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद आप उसको मॉडरेटली या स्लोली कूल करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हासिल होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें हल हो चुका होता है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू करता है जब आप उसे मॉडरेटली कूल करें। तो जब इस तरह बनाएंगे क्रिस्टल की शेप तो तब भी सेम बनेंगी, किसी और तरीके से बनाएंगे तब भी क्या बनेंगी, सेम शेप ऑफ द क्रिस्टल विल बी फॉर्म्ड। इसी तरह किसी भी लिक्विड को सॉलिड में यानी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो भी तरीका है कि आप डायरेक्ट किसी लिक्विड को स्लोली कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और वो उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म बनती हैं, और इसकी जो क्रिस्टल फॉर्म है वो भी सेम शेप की बनेंगी, जिस मर्जी तरीके से आप इसको जो है वो करें, इसको ठंडा करें, जिस मर्जी तरीके से आप इसके इन क्रिस्टल्स को बनाएं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखें क्रिस्टल बनाने के लिए जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं ना, मसलन आपने इसमें कोई चीज़ दूसरी को चीज़ नहीं डालनी, कोई इम्प्योरिटी नहीं डालनी या कोई दूसरा कंपाउंड नहीं डालना, इसको जो है वो एकदम ठंडा नहीं करना, इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है। ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर आप सेम रखेंगे हर दफ़ा बनाने में तो शेप भी हमेशा क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है, शेप भी सेम। ऑल क्रिस्टल जो हैं ये ऑल क्रिस्टल्स विल बी फॉर्म्ड इन अ सेम शेप ऑफ सेम शेप में बनेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखें कि कंडीशंस अगर चेंज करें तो फिर शेप पे क्या असर पड़ता है। देखें अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं, आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, उसको गर्म किया, फिर उसके बाद आप उसे ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने पर उसकी क्रिस्टल जो नीचे बैठेंगी वो क्यूबिक शेप में बैठेंगी, क्यूबिक शक्ल बनाएंगी। क्यूबिक मीन जैसे कमरे की शेप होती है। लेकिन अगर आप इसी सॉल्यूशन में किसी वजह से गलती से 10% यूरिया डल जाए, कोई ऐसा कंपाउंड जो इम्प्योरिटी के तौर पर इसमें डाल दिया जाए, तो देन इसकी शेप क्यूबिक नहीं बनेगी, बल्कि कौन सी शेप बनेगी, नीडल लाइक शेप, यानी लॉन्ग बनेगी, क्यूबिक नहीं बनेगी। इसका मतलब है आपने कंडीशन चेंज कर दी। क्या कंडीशन चेंज की, आपने इम्प्योरिटीज़ उसमें किसी वजह से डाल दी, या किसी ने डाल दी, या आपने डाल दी, या किसी भी तरीके से उसमें डल गई। तो अब ये इम्प्योरिटी अगर किसी भी तरीके से अगर इसमें डल गई है तो डलने के बाद जो इसकी शेप बनेगी वो रेगुलर नहीं बनेगी, हैबिट के मुताबिक नहीं बनेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कंडीशंस को सेम रखेंगे तो देन
जो क्रिस्टल्स बनेंगी उनकी शेप हमेशा क्या बनेगी, सेम बनेगी। और इसके लिए हैबिट ऑफ क्रिस्टल के लिए शर्त है कि कंडीशन मस्ट बी सेम। ठीक है, आइए अब हम लोग 7वीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, दैट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर मीन सेम शेप। सेम शेप मीन यहाँ पे शेप हम किस तरह के लेंगे, क्रिस्टलाइन शेप लेंगे। क्रिस्टलाइन मतलब कोई ज्योमेट्रिकल शेप हमेशा क्या बनेगी, सेम बनेगी। किन के लिए, दो मुख्तलिफ कंपाउंड के लिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन शेप। अब वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, फर्ज करें आपके पास एक ए है एक बी है, दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। ठीक है, अगर उनके क्रिस्टलाइन शेप सेम है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और वो जो दो मुख्तलिफ कंपाउंड है जिनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम है, उसको हम क्या कहेंगे, उन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों को एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दो मुख्तलिफ कंपाउंड, उनकी शेप कैसे सेम हो सकती है। याद रखिएगा बच्चों कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है यानी जो शेप है वो किसी भी कंपाउंड की एटम के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। एटम जौन सा मर्जी हो, हाँ उनकी तादाद और उनके मिलने के तरीके अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी शेप क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर कम्बिनेशन, वे ऑफ कम्बिनेशन, अगर वो सेम है तो इसका मतलब है कि उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी, चाहे एटम जिस तरह की मर्जी नेचर का हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। असल में होता क्या है कि जो शेप सेम होने की असल वजह क्या है, क्योंकि एटम्स की आपस में रेशो सेम होती है, उनकी नेचर सेम बेशक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे उनकी रेशो को सेम देखना है। तो कंपाउंड जिनकी रेशो ऑफ एटम सेम होगी उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, लेकिन आइसोमॉर्फ में जब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो आइसोमॉर्फ की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एज यू नो के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी आइसोमॉर्फ्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहती हैं। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहती हैं, बट उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनका मिलने का तरीका दूसरे कंपाउंड के साथ, उनके नया कंपाउंड बनाने का जो तरीका वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं गलत बता गया। शेप सेम होने की वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ, ये ध्यान में रख लें, शेप सेम होने की वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। आप अपनी बुक से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक से मैंने देखा है कि दोनों प्रॉपर्टीज़, मैंने तो आपको फ़िज़िकल पहले आपको बताया कि फ़िज़िकल डिफरेंट होती हैं, केमिकल सेम होती हैं, फिर बाद में मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल सेम होती हैं, केमिकल डिफरेंट होती हैं। नहीं, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि दोनों फिज़िकल हों या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों वो दोनों डिफ़र करती हैं। डिफ़र का मतलब क्या होता है कि इनकी केमिकल नेचर भी डिफरेंस में होती है, उनकी सिर्फ उनकी शेप सेम होने की वजह से हम इनको आइसोमॉर्फ कहेंगे, मगर इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बस ये दोनों में देख लें, मैंने पहले गलती से बता दिया, अब इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लें कि आइसोमॉर्फ की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। बाकी कोई भी चीज़ इनकी सेम नहीं होती। ठीक है, आइए अब हम लोग, अगर आपके पास दो कंपाउंड हैं, मतलब दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, दोनों फर्ज करें किसी मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर में पड़े हुए हैं, हम उनको क्रिस्टलाइज करते हैं यानी उनके क्रिस्टल्स बनाते हैं। जब उनके क्रिस्टल्स बनाएंगे तो दोनों की दोनों क्रिस्टल सेम मतलब सेम टाइम में बनेंगी।
तो इसका मतलब है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि दो डिफरेंट कंपाउंड का अगर आपके पास कोई मिक्सचर हो और अगर आप उसकी क्रिस्टल्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर हो उन दोनों का, तो देन उनकी जो क्रिस्टल्स बनेंगी एक ही वक्त में इकट्ठी बनेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक की बाद में बन जाएगी, एक की पहले बन जाएंगी। हाँ, फिर बाद में उसको सेपरेट मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन हम वक्ती तौर पर उनकी पहचान नहीं कर सकते कि ये कंपाउंड है, ए है या बी है। तो हम उनकी पहचान को फौरी तौर पर नहीं कर सकते अगर आप इनके होमोजीनियस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, आइए अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। और इनकी अगर आप एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो आपके पास दो कंपाउंड हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। अगर आप देखें इनकी शेप सेम क्यों है? नाइट्रोजन और पोटाशियम एक एक एटम, फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक एक, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तीन तीन एटम, यानी इनमें रेशो क्या है? 1:1:3, ठीक है। अब रेशो सेम है तो शेप भी क्या होगी? सेम होगी। अब वो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होगी ये आपको याद करना पड़ेगा कि इस केस में कौन सी शेप होती है? रोम्बोहीड्रल, रोम्बोहीड्रल, रोम्बो, ठीक है, हीड्रल। और रोम्बोहीड्रल ये शेप का नाम है। इसको ये कैसे बनती है, किस तरह की शेप की होती है, इंशाल्लाह जब हम क्रिस्टल की फॉर्म पढ़ेंगे तो देन मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। आइए अब हम लोग दूसरी एग्जांपल को देखें। इसका नाम है पोटाशियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट। और ये पोटाशियम क्रोमेट में भी रेशो अगर देखें 2:1:4, रेशो सेम, शेप सेम। और वो कौन सी शेप होगी? ऑर्थोरोम्बिक। अब ये ऑर्थोरोम्बिक शेप भी इंशाल्लाह आपको जब मैं क्रिस्टल्स की फॉर्म पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आ जाएंगी। तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट। अब देखें इनमें भी रेशो 1:1:4 की है, तो रेशो सेम, शेप सेम दोनों की। और वो कौन सी शेप सेम होती है? ऑर्थोरोम्बिक, ऊपर की वालों की तरह। तो दोनों की शेप सेम होगी, पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट की भी, और जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट की भी। इसके बाद चौथी जो एग्जांपल है आपके पास है वो है सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब इनकी शेप भी क्यूबिक है। क्यों सेम है? क्योंकि इनकी रेशो सेम है। अगर आप रेशो देखें 1:1, एक सोडियम का, एक फ्लोरीन का, एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का, तो कौन सी रेशो बनी? 1:1 रेशो। जब ये 1:1 रेशो बनी तो फिर भी हम इसे क्या कहेंगे कि ये शेप सेम होगी। और वो कौन सी शेप होगी? क्यूबिक। क्यूबिक मैंने आपको पहले बता दिया, ये कमरे की तरह की क्यूबिक होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापी जाती है। इसी तरह अगर आप पांचवी और छठी एग्जांपल देखें, ये उसने एलिमेंट्स की दी हुई हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं मगर उनकी शेप क्या है? सेम है। इसी तरह जिंक और कैडमियम, हालांकि ये दोनों डिफरेंट आइटम हैं लेकिन उनकी शेप क्या है? सेम है। और वो कौन सी शेप है? हेक्सागोनल। इनकी शेप सेम होने की असल वजह क्या है? क्योंकि जब ये मेटल बन रही होती हैं तो इनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड एक एक की रेशो से, एक एटम एक के साथ सिंपल रेशो में बनता है। तो इसीलिए जब इनका मेटालिक बॉन्ड बन रहा होता है तब इनकी रेशो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। इसलिए इनकी शेप भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। जैसे कॉपर में और सिल्वर के केस में क्यूबिक शेप बनती है, जिंक और कैडमियम के केस में हेक्सागोनल शेप बनती है। अब लास्ट में एक बात जो रह गई है वो ये रह गई है कि अब इनकी शेप सेम किस वजह से होती है। अगर आप इनको देखें तो इनमें जो शेप सेम होने की वजह क्या है? इसमें देखें, ये जो नेगेटिव आयन है जैसे नाइट्रेट है, इनमें रेशो सेम है। सल्फेट और क्लोरेट में रेशो क्या है? सेम है। और क्रोमेट आयन में भी रेशो क्या है? सेम है। जब इनकी रेशो सेम होगी तो इनकी शेप भी सेम होगी। अब इनकी असल में शेप सेम होने की वजह अगर आप अपनी बुक में देखें तो इनके सिमिलर टाइप ऑफ नेगेटिव आयन सेम होने की वजह से इनकी शेप क्या है? सेम है। अगर आप अपनी बुक को एक दफ़ा डिस्कस करें तो आप वहाँ से देख सकते हैं
कि नाइट्रेट और इसी तरह कार्बोनेट, ठीक है, दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, दो डिफरेंट रेडिकल्स हैं। जैसे इधर तो नाइट्रेट था, इधर तो सेम था, लेकिन अगर आप इसकी बात करें सल्फेट और क्रोमेट की, तो इनकी शेप सेम। इसी तरह कार्बोनेट, इसी तरह एक और भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे अगर आपके पास फर्ज करें कार्बोनेट है कोई कंपाउंड या नाइट्रेट है, तो इनकी शेप भी सेम। नो डाउट इनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट हैं, लेकिन एटॉमिक रेशो दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में एटॉमिक रेशो सेम होने की वजह से इनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें, अगर आप गौर करें तो कार्बोनेट और नाइट्रेट में शेप जो उसने बताई है, आपकी बुक वाले ने वो बताई है ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर कैसे होती है? फर्ज करें ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव होता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये शेप क्या बनेगी, ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर, एक ही प्लेन में एक ट्राइंगल बन जाएगी, एक ही प्लेन में क्या बन जाएगी, ट्राइंगल। लेकिन जब आप बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द सल्फेट एंड क्रोमेट, इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सेम शेप होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो भी क्या है, सेम है। यानी इनके नेगेटिव आयन की शेप सेम, तो पूरे कंपाउंड की शेप सेम हो गई। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होने की असल वजह क्या है कि उनके नेगेटिव आयन की या नेगेटिव रेडिकल की शेप क्या होती है, सेम होती है। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, देखें, अगर आपके पास पर ये सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजन, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इसकी शेप कुछ और भी हो सकती है, यानी यहाँ पे बॉन्ड डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन अगर आप इनकी शेप को देखें तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप बनती है। टेट्राहेड्रल मतलब चार कोनों वाली। तो इनके नेगेटिव आयन की शेप सेम है दोनों की, सल्फेट और क्रोमेट की, लिहाजा इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड की क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होने की असल वजह उनके नेगेटिव आयन की शेप का सेम होना है। जैसे आपकी बुक में सिर्फ दो की मिसाल दी हुई है, कार्बोनेट और नाइट्रेट की, और सल्फेट और क्रोमेट की। जो कौन कौन सी शेप बनाते हैं, कार्बोनेट और नाइट्रेट ट्राइंगुलर प्लेनर शेप बनाते हैं, सल्फेट और क्रोमेट टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। तो इसीलिए इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी क्या होती है, सेम होती है। आज के लिए इतना ही रहने दें, और इसको एक दफ़ा गौर से अपनी बुक से पढ़िएगा भी, और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।